क्वेश्चन मेरे पेरेंट्स ने मुझे थोड़ा तो समझाया है, बट आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू दैट एग्जैक्टली माइथोलॉजी, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड? बहुत सारे आंसर्स हैं इसके, बहुत सारे रीजंस हैं। हम जिसे हम माइथोलॉजी बोलते हैं वो एक्चुअली हमारी हिस्ट्री है ऑफ इंडियंस हु लिव्ड thousands of years ago, hundreds of years ago. So ये सारी जो स्टोरीज हैं ये बताती हैं हमें कि हम कहाँ से आ रहे हैं। आज आपके साथ कोई एक्सपीरियंस हुआ, आप उससे सीखोगे और कल अगर दोबारा वही सिचुएशन आती है आप उसको बेटर डील कर सकते हो, राइट? तो एवरी डे वी आर लर्निंग फ्रॉम आवर पास्ट। सो पास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो हमारी सो कॉल्ड माइथोलॉजी है, या कुछ लोग बोलते हैं कि माइथोलॉजी नहीं बोलना चाहिए, इट इज हिस्ट्री। तो ये जो हमारी स्टोरीज हैं, बेसिकली जो लेजेंड्स हैं, उनसे हमें इतनी सारी शिक्षाएं मिलती हैं। हमें सोसाइटी में कैसे रहना है, हमें पर्सनली कैसे बिहेव करना चाहिए, हमारी हिस्ट्री क्या थी, हमें नेचर के साथ कैसे रहना है, जिस तरह हम ना नेचर का शोषण करें और हम एक हार्मोनियस लाइफ जी सके, with our surroundings, with in the universe. And it is not just about our earth, it is not just about human beings. हमारे जो scriptures है वो हमें वो इतनी शिक्षा देते हैं, सब species जितनी हैं धरती पे, whether it's plants, animals, bacteria, fishes, birds, reptiles, उन सब के साथ कैसे मिलके रहना है। I think that's a very very important lesson for today, क्योंकि humanity कहीं ना कहीं we have lost our way और हम exploit कर रहे हैं nature को, जिसके कारण we see a lot of incidents happening. There are some natural calamities that happen. कुछ ना कुछ nature fight back करती है किसी ना किसी तरह से। अगर हम अपनी nature, अपने environment, अपने universe में एक harmony के साथ रहना सीख जाए, I think उससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती हमारे future को बचाने के लिए। So that is the biggest lesson that we can learn from the scriptures, but there are many 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 more things. Sir, आप इंडियन माइथोलॉजी के बारे में लिखते और बहुत रिसर्च करते हो, तो कैन यू शेयर अ मेमोरेबल एंड फनी एक्सपीरियंस यू हैव हैड? Oh well, funny तो पता नहीं, but there are a lot of surprising moments. जब आप पढ़ते हो, आप स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हो, ऐसा लगता है कि यार ये सब बहुत हैवी चीजें हैं, या ये सब हमें बड़े होने के बाद पढ़नी चाहिए, या हम इसमें से धर्म कर्म की बातें सीख रहे हैं। But there are so many interesting incidents regarding our history, regarding our culture. हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया की पूरी ज्योग्राफी वेदों में डिस्क्राइब की गई है। So many scientific principles जो हम स्क्रिप्चर्स में ढूंढ सकते हैं। The concept of multiverse, the timelines of Brahma जी की age, अगर आपको मैं बताऊं, it was one of the most surprising things that I came across, कि ब्रह्मा जी की age is 311 trillion human years, और उसकी एक पूरी की पूरी कैलकुलेशन है। So जब मैंने वो फर्स्ट टाइम पढ़ा था, मेरा दिमाग घूम गया था। इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हजारों साल पुराने स्क्रिप्चर्स में दी गई है, और इन सब का एक लॉजिक है। ऐसा नहीं है कि किसी ने सिर्फ अपने मन से बना के डाल दिया, पर वो कैलकुलेशन एक प्रॉपर लॉजिक के हिसाब से है। फनी तो आई डोंट थिंक, बट दे आर एंटरटेनिंग, सम एंटरटेनिंग एपिसोड्स, जहाँ पे बहुत सारे राक्षस हैं, वो खुद को सुप्रीम समझने लग जाते हैं। वो भगवान जी से ऐसे वरदान लेते हैं ब्रह्मा जी से, जिनसे उन्हें लगता है कि वो इमॉर्टल हो जाएंगे। और भगवान विष्णु किस तरह अलग अलग रूप लेके वो सारे वरदान निष्फल कर देते हैं। ही न्यूट्रलाइजेस ऑल द बून्स, और वो जो राक्षस खुद को सुप्रीम समझते थे, उनको वो कैसे टैकल करते हैं, दैट इज वेरी एंटरटेनिंग। अगर आप इंडियन माइथोलॉजी से कोई भी एक कैरेक्टर बन पाओ, तो आप किसे चूज करोगे, एंड आप उस दिन में क्या क्या करेंगे? आई थिंक अगर मुझे ये ऑप्शन मिले कि मैं चूज कर सकूं कोई कैरेक्टर, आई थिंक आई वुड वांट टू बी श्री कृष्ण, बिकॉज ही वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, राइट? उन्होंने जो काम किए अपने बचपन से लेके बड़े होने के बाद, थ्रू आउट हिज लाइफ ही केप्ट परफॉर्मिंग सच मिरेकल्स, और उनके पास ऐसी पावर्स थी, उनके पास इतना दिमाग था कि वो he could understand what to do when. He was a very good judge of situations. He had a way, he always found a way to save dharma. Right? So dharma, we understand as religion, but that is not right. Dharma means rightness, goodness, the right conduct. और श्री कृष्ण ने बखूबी वो दिखाया है थ्रू आउट अपनी लाइफ
कि बचपन में क्या उनका धर्म था। वो अटखेलियां करते थे, शरारतें करते थे, लोगों को तंग भी करते थे और उन्हें बचाते भी थे, राक्षसों को मारते भी थे। और जैसे जैसे वो बड़े होते गए उन्होंने बहुत सारी चीजें की। हर स्टेज ऑफ लाइफ में जो उनका सही धर्म था वो उन्होंने फॉलो किया और वो उन्होंने लोगों को दिखाया कैसे फॉलो करना चाहिए। सो आई थिंक अगर मुझे ऑप्शन मिलेगी मैं तो उनकी लाइफ जीना चाहूंगा वन डे, एंड आई कुड डू मेनी मोर थिंग्स। सर, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? Who inspired you to become an expert on Indian mythology? Well, I don't think there is one person who inspired me. बहुत सारे लोग मेरी लाइफ में आए हैं जिनका इम्पैक्ट पड़ा, बट सबसे ज्यादा आई वुड से मेरी दादी थी जो मुझे बचपन से कहानियां सुनाती थी। और वो मुझे बहुत सारी कृष्ण जी की कहानियां सुनाती थी जिससे मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जेनरेट हुआ। हितोपदेश एक्सेट्रा बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें थी जो मैंने अमर चित्र कथा से पढ़ी। सो आई थिंक ओवर द इयर्स बहुत सारे लोगों का इम्पैक्ट रहा है और बहुत सारे लोगों का इंस्पिरेशन रहा है फॉर मी टू टेक दिस अप एज अ स्पेशलाइजेशन। If you could change the ending to any story from Indian mythology, which one would you choose and how would you change it? So I think सबसे पहले मेरे दिमाग में आती है रामायण की एंडिंग। So रामायण की एंडिंग I would have loved it to be happily ever after। और काफी लोगों को जैसे पता नहीं है कि एक श्राप था विष्णु जी को लक्ष्मी जी से दूर रहने का। So वो श्राप जो था वो उनका राम अवतार में पूरा हुआ कि उन्हें सीता जी से अलग रहना पड़ा काफी टाइम। बट अगर मेरे पास पावर होती चेंज करने की तो I would have changed that ending। I wanted a happily ever after ending जिसमें राम जी, सीता जी, लव और कुश सब इकट्ठे अयोध्या में राज कर रहे हो। और अब हम एक गेम खेलना चाहते हैं आपके साथ जिसका नाम है ट्रिविया टाइम विद डॉक्टर विनीत अग्रवाल। These are the questions जो हमने अपने आसपास सुने हैं और ये हमेशा हमें सोच में डाल देते हैं। हम बस सिंपली आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहते हैं अराउंड दिस क्वेश्चन। Sure, please go ahead। तो मेरी नानी जी मुझे बचपन से ही भगवान विष्णु की खूब कहानियाँ सुनाती हैं और मेरी फेवरेट कहानी है गोवर्धन पर्वत की। क्या आपको लगता है भगवान विष्णु ने सच में गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था वृंदावन के लोगों को बचाने के लिए? यहाँ पे मिसकंसेप्शन जो हमें बताया जाता है कि उन्होंने एक छोटी उंगली पे उठा लिया था। स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड पे उठाया था, बट स्टिल ही वाज जस्ट अ किड। तो एक बच्चे के लिए अपने हाथ पे पर्वत को पूरा उठाना इट साउंड्स वेरी इम्पॉसिबल, बट दैट इज द ब्यूटी ऑफ कृष्णा, दैट ही डिड थिंग्स जो कोई नहीं कर सकता था। तो वो सब उन्होंने मिरेकल्स किए हैं, वो सब उन्होंने चमत्कार किए हैं जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कि उन्होंने हाथ पे उठाया था या सब लोगों ने मिलके उठाया था, आई थिंक उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि उसका पर्पस क्या था, उन्होंने क्यों किया ये। और इसका जो रीजन है ना, जैसे मैं आपको पहले बोल रहा था कि हमें स्टोरीज का मतलब समझना है, और इस स्टोरी का सबसे ज्यादा वैल्यू सिग्निफिकेंस ये है कि पहाड़ या नेचर जो हमारे अराउंड है, एंड नेचर शुड बी कंसिडर्ड एज गॉड इटसेल्फ। दैट इज द सिंबोलिज्म इन दैट स्टोरी जो भगवान कृष्ण ने हमें सिखाया है कि आप भगवान को पूछते रहते हो जो भगवान आपको नजर नहीं आ रहे हैं, जो इंद्रदेव आपको नजर नहीं आ रहे, आप उनकी पूजा कर रहे हो, पर आपके सामने जो गोवर्धन पर्वत है आप उसके बारे में चिंतित नहीं हो। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन कि नेचर ही भगवान है। I have heard that Mount Kailash is Lord Shiva's home. Do you think Lord Shiva really used to reside on Mount Kailash, and does he still reside there? All the Purans mention Kailash as Lord Shiva's abode, and he is still supposed to live there. और कैलाश के बारे में बहुत सारी मिस्ट्री है। You know, nobody generally tries to climb the mountain, and it has a sort of a perfect pyramidal shape. You know, जो काफी लोग बोलते हैं कि maybe it's an artificial man-made structure. It's not really a mountain. So बहुत सारी mysteries हैं कैलाश को लेके। I think there is there's a possibility कि there are things that we don't understand right now. You know, पुराणों के हिसाब से शिव जी lives at the edge of the universe. So that is his permanent abode. But he also comes down to live in कैलाश। बहुत सारी stories जो है कैलाश में set है। So definitely उनका कुछ ना कुछ connection तो है। During the COVID time, I watched Ramayana with my family, and the 10 heads of the demon king Ravan fascinated
fascinated me so much. Do you think Ravan really has 10 heads, or was it just a symbolic representation? वाल्मीकि रामायण जो ओरिजिनल स्टोरी है उसमें he is actually mentioned to have 10 heads. It is not just symbolism, but in the Valmiki Ramayana he was an out and out monster. You know, he was born with 10 heads and he was very scary. You know, a lot of people don't know the real character of Ravan. So जितना भी वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है उसमें से बहुत ही कम चीजें हैं जो पॉजिटिवली ली जा सकती हैं. He was a monster, he was a villain and he is described as being born with 10 heads. पर symbolism भी एक अच्छी चीज है हमें समझने के लिए, because that is something that we can imbibe. हमारे 10 सर नहीं है पर हमें वो जो symbolism में 10 चीजें हैं वो हमारे नेचर में होती है generally, you know, as a human being, and it is good to understand how we can control those as well. कुछ टाइम पहले मैंने YouTube पर एक वीडियो देखी थी और मुझे पता चला कि people are comparing ब्रह्मास्त्र with nuclear weapons. क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ब्रह्मास्त्र वेपन जो रामायण और महाभारत में मेंशन्ड है वो सच में न्यूक्लियर वेपन है? बहुत सारी थियोरीज हैं इसके बारे में, और जिस तरह उसको डिस्क्राइब किया गया है ब्रह्मास्त्र को स्क्रिप्चर्स में, रामायण में, महाभारत में, पुराणों में, इट डज अपीयर टू बी सॉर्ट ऑफ अ न्यूक्लियर वेपन. बिकॉज रामायण में एक स्टोरी है जिसमें जब राम जी लंका जाने के लिए रास्ता ढूंढ रहे होते हैं तो पहले वो पुल बनाने के पहले, जो राम सेतु है वो बनाने के पहले, he sits down and he prays to the god of ocean. वरुण देव जो हैं, जो पानी के देवता हैं, वो उनको प्रे करते हैं कि हमें रास्ता दीजिए, और 7 दिन तक वो प्रे करते रहते हैं पर कुछ होता नहीं है. There is no response. And then he picks up the Brahmastra and he's almost on the verge of shooting it on the ocean, and that is when Varun Dev appears and he says कि प्लीज आप इस वेपन को मत छोड़िए, क्योंकि अगर आप छोड़ेंगे तो हमारे जितने सी में, ओशन में जितने लिविंग बींग्स हैं वो सब मर जाएंगे. So that can tell us that, you know, what was the impact. So definitely अगर हम उसका impact देखें जिस तरह describe किया गया है, so it appears to be a weapon of mass destruction. Hard to say whether it was exactly nuclear technology or something different, but definitely something which could have a huge impact. Sir, what do you think is the biggest misconception people have about Indian mythology? People have lots of misconceptions because most people don't read. बहुत कम लोगों ने actually रामायण या महाभारत या कोई पुराण उठा के पढ़े हैं. So उनकी जो beliefs होते हैं वो कहीं सुनी चीजों पे होते हैं. अच्छा, मैंने यहाँ ऐसा सुना था या किसी ने मुझे ऐसा बताया था. So बहुत ज्यादा misconceptions आती हैं मेरे सामने, and a lot of people ask questions, and I think the biggest misconception is कि these are just stories. That is the biggest mistake we can make. अगर हम सोचते हैं कि इन कहानियों का कोई मतलब नहीं है, ये इतनी मदद कर सकती है हमारे फ्यूचर को बेटर करने में कि you know, it is foolishness, I would say, कि उनको हम सिर्फ कहानियां बता के उनका मीनिंग ना समझें या हम उनको एक्सप्लोर ना करें. I think that is the biggest mistake. So we are blessed to be born in this country जहां हमारी इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है. India is the fastest growing economy in the world today, and we have this rich culture and tradition of knowledge, and there is so much knowledge, thousands of years of knowledge जो हमारे पास है available, जो बहुत सारी countries के पास नहीं है. They don't have access to it. अगर हम उसको नहीं use करते तो then it is our foolishness. I love writing, but I don't know how I can become a writer. So what advice would you give to young kids like me who are interested in pursuing a career in writing or research? I think the first step in becoming a good writer is becoming a reader. First of all, you have to read a lot. When you read different books, you read different authors, you read different genres, you understand कि good writing कैसी होती है. उसके बाद आप छोटी articles से शुरू कीजिए, stories से शुरू कीजिए. So you know, हम ऐसे generally स्कूल में रट के जाते थे कि हाँ ये चीजें mention करनी है, पर हम वहां से we can try and improve, right? We can write on our own without mugging up. जो हम धीरे धीरे अपने feelings को express करना सीखते हैं through writing, I think that helps in becoming a better writer over a period of time. It takes time. आपका रीडर कौन है, उस ऑडियंस के हिसाब से आपको लिखना है, तो वो सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आती है. But I would say first step is of course reading, and second thing is improving your language. क्या आपको लगता है कि इंडियन माइथोलॉजी आज के समय में हमारी दुनिया को बेहतर समझने और समझाने में हेल्प कर सकती है?
डेफिनेटली उजस्विनी, आई थिंक एज आई सेड, हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं वो हमें बताते हैं कि हम अलग अलग इंडिविजुअल्स नहीं है, वी आर पार्ट ऑफ अ होल, राइट? आप एक फैमिली का पार्ट हो, आप एक ब्रॉडर सोसाइटी का पार्ट हो, आप एक सिटी का हिस्सा हो, आप एक स्टेट का हिस्सा हो, आप एक कंट्री का हिस्सा हो, आप एक वर्ल्ड का हिस्सा हो। सो हमारे स्क्रिप्चर्स हमें बार बार यही याद दिलाते हैं कि आपको इंडिविजुअल ईगो को पीछे रख के जो सबके लिए सही है और जिससे सबको फायदा होगा वो चीज हमें करनी चाहिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन।